जब एक्सपर्ट स्कूबा डाइवर्स पहली बार केव में डाइव करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस कभी-कभी उनके खिलाफ काम कर सकता है। ये घटना नवंबर 1983 की जैकब वेल ट्रेजेडी की है। रिचर्ड पैटन और क्लार्क मैककोनेल टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे। दोनों काफी एक्सपीरियंस डाइवर्स थे जो ओपन वाटर डाइविंग में इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेशन हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। टेक्सास स्टेट एक एडवांस्ड डाइविंग कोर्स ऑफर करता था जिसे मास्टर डाइविंग इंस्ट्रक्टर डॉन डिब्बल सिखाते थे। डॉन हेस काउंटी में एक रेस्क्यू डाइवर थे और एक एक्स नेवी डाइवर भी थे। वह एक लोकल डाइविंग शॉप के मालिक थे और डाइविंग के डेकेड्स लॉन्ग एक्सपीरियंस के साथ एक स्किल्ड इंस्ट्रक्टर थे। डॉन को स्कूबा डाइविंग से जुड़े रिस्क्स के बारे में गहरी जानकारी थी और वह सेफ्टी के लिए हमेशा कॉशियस अप्रोच अपनाते थे। उनके सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में से एक था कि जैकब के कुएं से दूर रहें। यह स्थान केवल 30 मिनट की दूरी पर था, लेकिन इसने कई स्कूबा डाइवर्स को उनकी मौत की ओर खींचा था। यह एक बहुत ही सुंदर रिक्रिएशनल एरिया था जिसमें क्रिस्टल क्लियर पानी था। एक शैलो रिवर में डीप होल था जहां कई स्विमर्स फ्री डाइव करते थे और कोशिश करते थे कि 25 फीट की गहराई में नीचे पहुंचकर वापस सरफेस पर तेजी से लौट सकें। बाहर से दिखने वाला यह सिंपल दिखने वाला होल असल में काफी डेंजरस था। 25 फीट की गहराई के नीचे एक ग्रेवल स्लोप था जो एक अंडर वाटर चेंबर की ओर जाता था। जब केव डाइवर्स ने इसे डिस्कवर किया तो उन्होंने 3 डिफरेंट चेंबर्स की पहचान की और एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ। पहला और दूसरा चेंबर ज्यादातर ओपन था, जबकि तीसरे चेंबर में एंट्री करना चैलेंजिंग था। ये कई लोगों के लिए डरावना था, लेकिन जो गोताखोर इसे क्रॉस कर पाते थे उन्हें एक 10 फीट टॉल रूम में एंट्री मिलती थी जहां थोड़ी सी हवा फंसी होती थी। तीसरे चेंबर के सबसे दूर के किनारे पर एक छोटा होल दिखता था जो इतना नैरो था कि शायद ही किसी को उसे पार करने की कोशिश करनी चाहिए थी। हालांकि कई डाइवर्स ने रॉक्स और ग्रेवल को हटाकर उस होल को बड़ा करके वहां से गुजरने की कोशिश की। 1979 में, यानी सिर्फ 4 साल पहले, डॉन को जैकब के कुएं से 2 बॉडीज निकालने के लिए बुलाया गया था। केंट मोपिन और मार्क ब्रैशर चौथे चेंबर में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन वापस नहीं आ पाए। वहां एक नैरो टनल थी जो केवल 2 फीट चौड़ी थी। इस टनल के बाद ग्रेवल ने पैसेज को ब्लॉक कर दिया। उन्होंने वहां अपने अंतिम मोमेंट्स में रॉक्स और ग्रेवल हटाने की कोशिश की, लेकिन उनका समय खत्म हो गया। डाइवर्स की रिकवरी टीम केंट और मार्क की बॉडीज तक पहुंचने के लिए ग्रेवल को हटाने में सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। मार्क की बॉडी 1981 में स्ट्रीम के साथ बह गई, जबकि केंट की बॉडी अगले 20 सालों तक चौथे चेंबर में ही रही। डॉन ने सोचा कि अगर लोगों ने चौथे चेंबर में जाने की कोशिश की तो और मौतें हो सकती हैं। इसलिए उन्होंने 1980 में छोटे होल को सीमेंट और स्टील रॉड से ब्लॉक कर दिया ताकि कोई और उस डेंजरस पैसेज में न जा सके, लेकिन पानी का फ्लो बरकरार रहे। ऐसा लग सकता है कि चौथे चेंबर की स्टोरी यहीं समाप्त हो जाएगी, लेकिन यह इतना सिंपल नहीं था। कुछ ही महीनों बाद डाइवर्स ने बार्स और सीमेंट को हटा दिया और एक प्लास्टिक स्लेट पर एक नोट छोड़ दिया जिसमें लिखा था, आप हमें बाहर नहीं रख सकते। डॉन ने लोगों को खुद से बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की थी और अब वो केवल यही कोशिश कर रहे थे कि डाइवर्स पूरी तरह से इस जगह से दूर रहे। अनफॉर्चुनेटली डॉन की वार्निंग्स ने उनके 2 करंट स्टूडेंट्स रिचर्ड और क्लार्क में क्यूरियोसिटी जगा दी थी। उन्होंने डॉन के रिकवरी मिशन के बारे में सुना था और यहां तक कि चौथे चेंबर में उनका नियर डेथ एक्सपीरियंस भी। डॉन खुद चौथे चेंबर में एंट्री करने का प्रयास कर रहे थे जब ग्रेवल स्लाइड ने उन्हें 2 नैरो क्रॉलिंग स्पेसेस में फंसा दिया था। उनके हाथ फंस गए थे जिससे वह सेफ्टी लाइन खींच नहीं पा रहे थे और न ही अपने टैंक को जोर से धक्का देकर अपने टीम मेंबर्स का ध्यान आकर्षित कर सकते थे। कई मिनट्स के बाद उन्होंने लगभग सरेंडर कर दिया था, यह जानते हुए कि वह हिल नहीं सकते और उनकी सांसें केवल 1 या 2 मिनट्स में खत्म हो जाएंगी। एक अजीब सी शांति उन्हें घेरने लगी थी, ये जानते हुए कि उनका टैंक खाली होने वाला था और उन्होंने कुछ पानी भी निगल लिया था। लेकिन उसी मोमेंट में उनके अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जागी। उन्होंने वाइल्ड तरीके से हाथ पैर मारे जिससे इनफ ग्रेवल हट गया और वह पीछे की ओर धकेले गए। उन्होंने टनल से बाहर निकलते हुए अपने डाइव बडी को देखा
जिसने उनके लिए रेगुलेटर रखा जिससे डॉन फिर से सांस ले सके। डॉन ने गहरी सांस ली और साथ ही कुछ पानी भी निगल लिया। जैसे ही उन्होंने हवा को महसूस किया, उनका डर रिलीफ में बदल गया। लेकिन यह राहत शॉर्ट लिव्ड थी, क्योंकि उन्हें चेम्बर्स के बीच से वापस ऊपर चढ़ना था। इस प्रोसेस में उनका पेट दर्द करने लगा था, क्योंकि उनके डाइव बडी की एयर सप्लाई खत्म होने के करीब थी। उन्हें पानी से बाहर निकलने के लिए तेजी से ऊपर बढ़ना पड़ा। जब वे सरफेस तक पहुंचे तो उनका पेट फुला हुआ था, जिससे वह पेन में चीख रहे थे। डॉन ने अपने लाइफ के इन डिस्पेयर मोमेंट्स को याद किया ताकि वह अपने स्टूडेंट्स को वार्निंग दे सकें कि पानी के नीचे केव्स में कैसे इवन सबसे एक्सपीरियंस डाइवर्स भी अनप्रिडिक्टेबिलिटी का सामना कर सकते हैं। रिचर्ड और क्लार्क ने सोचा कि इस फॉरबिडन केव को एक्सप्लोर करना एक एडवेंचरस टास्क होगा। समस्या यह थी कि ये एक्सपीरियंस्ड डाइवर्स सिर्फ डाइविंग नहीं कर रहे थे, वे केव डाइविंग कर रहे थे, और ये दो बिल्कुल अलग एक्टिविटीज हैं जिनमें अलग अलग रूल्स और रिस्क्स होते हैं। केव डाइविंग में समस्या सॉल्विंग का कॉन्फिडेंस हेल्पफुल नहीं हो सकता है। वे ये नहीं जानते थे कि पाथ को क्लियरली मार्क करने के लिए सेफ्टी लाइन लानी चाहिए थी, और साथ ही वे केव की वॉल्स और फ्लोर से सिल्ट को अवॉइड करने में भी स्किल्ड नहीं थे। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि सिर्फ ऊपर तैरने से आप सुरक्षित सरफेस तक नहीं पहुंच सकते। केव डाइवर्स को अपना रास्ता ध्यान से देखना पड़ता है, अनलाइक ओपन वाटर डाइवर्स जो सिर्फ बबल्स का फॉलो कर सकते हैं। ये थैंक्सगिविंग से एक रात पहले की बात थी, जब रिचर्ड और क्लार्क 8:30 पर जेकब्स वेल में एंटर हुए। उन्होंने मेन वेल से अपना रास्ता बनाया और पहले चेंबर में बिना किसी प्रॉब्लम के पहुंचे। फिर वे थर्ड चेंबर में एंटर करने के लिए आगे बढ़े और यहीं से डेंजर शुरू हुआ। एक बार जब आपका शरीर नैरो जंक्शन से गुजरता है तो रिस्क एक अलग लेवल पर होता है। रिचर्ड और क्लार्क उस छोटे होल तक पहुंचे जो चौथे चेंबर की ओर जाता था। उन्होंने अपने टैंक्स को रिमूव करना शुरू कर दिया ताकि वे छोटे पैसेज से गुजर सकें। रिचर्ड ने टनल में खुद को पुश किया, जबकि क्लार्क देख रहा था। क्लार्क ने कुछ समय इंतजार किया और फिर अपने टैंक को हटाना शुरू किया। तभी उसने देखा कि रिचर्ड का फेस एक फ्रैंटिक एक्सप्रेशन में बदल गया। रिचर्ड टनल से वाइल्ड फोर्स से बाहर आया और उसके पास एयर टैंक नहीं था। क्लार्क ने तुरंत अपना रेगुलेटर पकड़कर रिचर्ड के माउथ में ठूंस दिया ताकि वह सांस ले सके। रेगुलेटर से सांस लेते हुए फिर अपनी सांस रोककर माउथ पीस को एक दूसरे को देते हुए उन्हें यह काम एक तंग जगह से गुजरते हुए करना था और यह पता लगाना था कि आगे कहां जाना है, वह भी बिना बहुत ज्यादा गाद को हिलाए। ये एक अविश्वसनीय चैलेंज था और वे इसे कर रहे थे। रिचर्ड और क्लार्क ने कुछ राहत के साथ पहले चेंबर में प्रवेश किया कि वे सरफेस के करीब थे। बाहर अंधेरा था, इसलिए मेन वेल की सरफेस तक जाने के लिए कोई सूरज की किरण नहीं थी। गुफाओं के नक्शे और डिटेल्स काफी मिसलीडिंग थे। ये रास्ते सीधे नहीं थे और गुफाओं के माध्यम से स्मूथली जाने के बजाय वे वास्तव में रगड और इरेगुलर थे, जिनसे मैन्यूवर करना मुश्किल था और कंफ्यूज होना आसान। वे शेयर्ड एयर टैंक की वजह से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस चेंबर के एग्जिट के लिए दीवार पर चढ़ना शुरू किया, एक अनरियल आवाज ने उन्हें वहीं रोक दिया। उनके सामने वाले टैंक ने एक हॉलो थंक की आवाज की, जिससे यह संकेत मिला कि यह खाली था और किसी तरह वे सीलिंग से टकरा गए थे। सीलिंग को महसूस करते हुए वे बाएं और दाएं गए, लेकिन वॉल्स नीचे आ रही थी। उनके चारों ओर इस डिजास्ट्रस रियलाइजेशन ने एक ऐसी पैनिक पैदा कर दी जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। क्लार्क ने लंबी सांस ली थी और वह जानता था कि टैंक खाली है, जबकि रिचर्ड पहले ही अपनी सांस रोके हुए थे और छत के चारों ओर अपना रास्ता टटोलने की कोशिश कर रहे थे। क्लार्क को तुरंत एहसास हुआ कि वे पहले चेंबर में फॉल्स चिमनी में थे। फॉल्स चिमनी एक टनल थी जो सरफेस की ओर जाती हुई प्रतीत होती थी, लेकिन असल में एक डेड एंड थी। हताशा में क्लार्क ने दीवार को धक्का देकर पीछे का रास्ता पकड़ा, जिस रास्ते से वे आए थे। उन्होंने 20 फीट तक स्विम किया और फिर पहले चेंबर में पहुंचे। इस चेंबर के टॉप तक लगभग 25 फीट और फिर सरफेस तक मेन वेल से 25 फीट और स्विम करना था। क्लार्क ने पानी की सरफेस को ब्रेक थ्रू किया और 75 फीट की लंबी सांस रोकने के बाद हवा के लिए हाँफने लगा।
वह सच में एक मिरेकल के तौर पर जीवित था, लेकिन उसके एक्साइटमेंट की जगह प्योर टेरर ने ले ली, क्योंकि रिचर्ड अभी भी पानी के अंदर था और टाइम बीत चुका था। बाहर आकर क्लार्क ने इंतजार किया यह देखने के लिए कि कहीं रिचर्ड सरफेस पर आ सकता है या नहीं, लेकिन जब वह नहीं आया तो उन्होंने पुलिस को मदद के लिए बुलाया। डॉन को रेस्क्यू कॉल आया था और वह 1 घंटे के भीतर जैकब के कुएं पर पहुंच गए। उन्हें यह जानकर शॉक लगा कि इस घटना में उनके 2 स्टूडेंट्स शामिल थे। वे एक्सपर्ट डाइवर्स थे, लेकिन केव डाइविंग कुछ और ही था। निचले चेम्बर्स में गाद भर गई थी, इसलिए रिचर्ड के बॉडी को निकालने के लिए उन्हें सुबह तक इंतजार करना पड़ा। यह स्पष्ट था कि उसे निकालने की कोई जगह नहीं थी। क्लार्क ने फॉल्स चिमनी और लोकेशन के बारे में डिटेल में बताया कि रिचर्ड कहां हो सकता था। सैडली अगले दिन डॉन ने रिचर्ड के बॉडी को रिकवर करने में मदद की, बावजूद इसके कि वह लगातार वार्निंग्स दे रहे थे और चौथे चेंबर में फिजिकल बैरियर भी बना दिया था। जैकब के कुएं में एक और लाइफ खो गया। ठीक 1 साल बाद वेन रसेल भी अपने दोस्तों के साथ डाइव करते समय चौथे चेंबर में मर गया। डॉन ने उसके बॉडी को भी रिकवर किया। अंततः चेंबर्स को रिस्ट्रिक्ट करने का डॉन का गोल सच हो गया जब हेज काउंटी पार्क डिपार्टमेंट ने एक ग्रुप को ऑथोराइज किया जो जैकब के कुएं की गहराई को एक्सप्लोर करेगा। जैकब के कुएं की एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट में इस केव सिस्टम में हजारों फीट के रास्तों की खोज की गई। 40 फीट की डेप्थ पर एक नई ग्रिल लगाई गई है और सभी रिक्रिएशनल स्कूबा डाइविंग अब प्रतिबंधित है। ऐसा अनुमान है कि कम से कम 8 और संभवतः 12 लोगों ने जैकब के कुएं में स्कूबा डाइविंग करते हुए अपनी जान गंवाई है। अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल के बाकी वीडियोस भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके देख सकते हैं।